Assalamu alaikum, dear students, continuing with ORCC program 2.0. Since you know that we were discussing chapter magnetic effects of current, today is the part 3rd in which I would be discussing some more important questions. In previous two you can say lectures, I've already discussed some questions, but this would be the concluding lecture, the final lecture of magnetic effects of current. Without wasting time, let's start with question number 1. It says, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि आपको पता है बेटे, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था कल के लेक्चर में, हमने इसका रिमेनिंग पोर्शन किया था, दैट वाज टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, और ये उसका सेकंड पार्ट था, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ये आज हम डिस्कस करेंगे. ऑल्सो एक्सप्लेन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी. इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुनिए. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. मैं बता दूं बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डी आर्सोनोवेल वाला जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी डी आर्सोनोवेल उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया था. इसको आप कह सकते हो कंस्ट्रक्ट किया था, डिजाइन इसका जो हम वो वही पढ़ने जा रहे हैं. किस काम में आता है गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्मॉल करंट्स एंड स्मॉल वोल्टेज. अगर आपको स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज मेजर करनी है, व्हाट वी यूज इज गैल्वेनोमीटर. लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि अगर ये स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज के लिए यूज होता है, देन व्हाट अबाउट जो लार्ज करंट्स होती हैं, ठीक है, और लार्ज वोल्टेज होती हैं, तो उनके लिए क्या है बेटा? गैल्वेनोमीटर को ही मॉडिफाई करके बाद में आप पढ़ेंगे एम मीटर बनाया जाता है, और एम मीटर से हम लार्ज या आप कह सकते हो एनी करंट, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, वो मेजर कर सकते हैं. और इसी की मॉडिफिकेशन से एक डिवाइस बनता है जो है कि है वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर किसी भी रेंज ऑफ वोल्टेज को मेजर करने के लिए डिजाइन होता है. तो आप ये कह सकते हो दैट गैल्वेनोमीटर इज द मदर ऑफ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर. बाय स्मॉल मॉडिफिकेशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वी कैन कंस्ट्रक्ट एम मीटर एंड वी कैन कंस्ट्रक्ट वोल्ट मीटर. यू गॉट इट? सो बेटा आप खुद समझ सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर फिर कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चलिए बेटा अब हम डायरेक्टली आते हैं कि गैल्वेनोमीटर बनाया कैसे गया था, गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है. तो पहले कंस्ट्रक्शन पे मैं आता हूं, फिर उसके साथ में वर्किंग पढ़ाऊंगा. गैल्वेनोमीटर में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के क्या क्या मेन पार्ट्स हैं, तो बेटा आप नोट डाउन करेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या है? सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं इसमें बेटा, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स. इसके अंदर एक कॉइल होती है बेटा, हेलिकल कॉइल होती है, हेलिक्स वाली जो है कॉइल एक होती है यहां पे, या स्प्रिंग आप कह सकते हो, एक हेलिकल स्प्रिंग होती है. और इसमें क्या होता है बेटा? एक बीच में उस इन मैग्नेट्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल होती है, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल होती है, ठीक है. यह है बेटा मेन कंपोनेंट्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, हेलिकल स्प्रिंग एंड रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल. अब हम देखते हैं कि यह कैसा दिखता है प्रैक्टिकली. देखिए बेटा यह मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है. देखिए सबसे पहले सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट्स, सो इट गोज लाइक दिस, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सॉरी, यह है बेटा सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स. ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स अगर आप इमेजिन करना चाहते हो तो एक हॉलो सिलेंडर लाइए, हॉलो सिलेंडर, और इसको इस तरीके से कट करिए. जब आप हॉलो सिलेंडर को बीच में कट करेंगे और सेपरेट करेंगे, आपको जो मिलेंगे बेटा वो है बेटा सिलेंड्रिकल पोल्स, वो है बेटा सिलेंड्रिकल पोल्स. ये है बेटा सिलेंड्रिकल पोल्स. इनसे क्या प्रोड्यूस होता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. इन बार मैग्नेट से जो हम यूज करते हैं, cylindrical bar magnets, not bar magnets, better is to use cylindrical magnets या cylindrical poles से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो फील्ड होता है बेटा, उसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमने यही मैग्नेट्स क्यों यूज किए, तो बेटा इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको विद इन द लेक्चर आपको मिल जाएगी. राइट,
अभी मैं सिर्फ बना रहा हूं कंस्ट्रक्शन। यहां पे होती है बेटा एक एलॉय की एक आप कह सकते हो स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हम जोड़ देते हैं उसी रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। यह है बेटा वो रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा, रेक्टेंगुलर कॉइल। और ये क्या बेटा, ये वही है जो मैंने लिखा हेलिकल स्प्रिंग होती है। इनको बाहर निकालेंगे बेटा। यहां पे एक अरेंजमेंट होता है बाय द वे, ठीक है, एक अरेंजमेंट यहां पे होता है। मैं बता दूं फिर इसका काम क्या होता है। एक सेकंड, जस्ट इसको मैं अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सो इट गोज लाइक दिस। इस अरेंजमेंट का नाम है टॉर्शन हेड। टॉर्शन हेड इसको बोलते हैं, टॉर्शन हेड। ये जो यहां से जो एलॉय की ये जो वायर बनी हुई है इसके साथ जुड़ा हुआ बेटा पॉइंटर यू नो, जब आप घर में एमीटर वोल्ट मीटर देखते हो तो वहां पे एक नीडल जैसी होती है, ये वो पॉइंटर है। बेसिकली जब डी आर्सोनोवेल ने ये बनाया था तब ऐसा नहीं था। यू गॉट माई पॉइंट, तब ऐसा नहीं था बेटा। उसने अपने टाइम पे यूज किया था मिरर का कॉन्सेप्ट, इसको दिमाग में रखें। ही यूज्ड एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर देयर, बट अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपको मिरर वाला और रिफ्लेक्शन वाला मैकेनिज्म समझाऊं। सो आई विल यूज द पॉइंटर इंस्टेड। ये बेटा सिलेंड्रिकल पोल्स, राइट। अब ध्यान से देखिए बेटा यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बेटा सिलेंड्रिकल पोल्स। इसके अंदर आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर कॉइल, एक पॉइंटर है, पीछे यहां पे मैं बना दूं स्केल में बना रहा हूं। सो पीछे स्केल लगी हुई है। अब ध्यान से देखिएगा इसकी वर्किंग, ये काम कैसे करता है। बाय द वे मैंने बता दिया कि इसका क्या काम होता है, टू मेजर स्मॉल करंट्स एंड वोल्टेज। मान लीजिए मुझे करंट मेजर करनी है, उस करंट को यहां से मैं अंदर भेजूंगा, करंट अंदर आएगी, टॉर्शन हेड से होकर वो कॉइल से फ्लो करेगी। जब कॉइल से फ्लो करेगी उसके बाद क्या होगा, बाहर आएगी यहां पे। तो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हुआ बेटा हमारा, ठीक है। तो करंट अंदर गई, इसमें फ्लो हुई। अब जरा मुझे बताइए ये पोल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और ये रेक्टेंगुलर लूप किसके अंदर होगा बेटा, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर ये लूप उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, सो व्हाट इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क। कल का ही टॉपिक, कल के लेक्चर में आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, कोई भी करंट कैरिंग, नॉट नेसेसरीली रेक्टेंगुलर, कोई भी करंट कैरिंग लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सपीरियंस करता है टॉर्क को, एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। और उस टॉर्क का एक्सप्रेशन आया था NIAB cos थीटा। यह हमारा कल का एक्सप्रेशन है NIAB cos थीटा, इफ यू रिमेंबर दिस करेक्टली। हां, उसमें मैंने n क्यों नहीं यूज किया, आज n क्यों आया। कल एक लूप था, कल एक रेक्टेंगुलर लूप था, आज जो है बेटा रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें n टर्न्स है, यानी आई हैव n लूप्स। तो दैट्स व्हाई n मैंने यहां पे एडिशन में जोड़ दिया, NIAB cos थीटा इज द टॉर्क। तो होगा क्या, जैसे ही वो करंट जो आप मेजर करना चाहते हो इसके अंदर जो है जो भेजते हो, तो होता क्या बेटा, ये करंट कैरिंग लूप बन जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। दिस इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ टॉर्क। इस टॉर्क को यहां पे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहेंगे, यानी इस टॉर्क की वजह से ये जो लूप है ये रोटेट करना शुरू करेगा। द मोमेंट ये रोटेट करेगा, इसके साथ ये वायर जो है ये रोटेट करेगी, वायर के साथ नीडल लगी हुई है, नीडल रोटेट करेगी, और पीछे स्केल है बेटा, तो हमें रीडिंग मिल जाती है। जितनी ज्यादा करंट होगी बेटा उसी हिसाब से टॉर्क भी उतनी ज्यादा होगी। ये उतना घूमेगा, जितना घूमेगा पीछे से रीडिंग ज्यादा मिलेगी, और हमें बेटा मिल जाएगा रीडिंग, यानी ये करंट कितनी है। मोर द करंट मोर विल बी द डिफ्लेक्टिंग
वर्किंग टॉर्क, और बेटा हमें मेजरमेंट मिल जाएंगे। बट जब हम इसकी डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, इस स्प्रिंग का क्या रोल है, ठीक है, और किस तरीके से ये जो आपने पोल्स यूज किए, आपने क्यों सिंपल जो पोल्स यूज नहीं किए, इंस्टेड ऑफ आपने क्यों सिलेंड्रिकल पोल्स यूज किए, और एक इक्वेशन चाहिए बेटा जिसको हम बोलते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। बेटा आपसे ये पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, वो सब कुछ करने के लिए आप बेटा फोकस करेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर यहां पे ये स्प्रिंग को नहीं होती, इसको रिमूव करेंगे, होगा क्या बेटा, इस पे आएगी बेटा टॉर्क। जब टॉर्क आएगी तो ये घूमना शुरू करेगा। सो दैट मीन्स आपको बेटा बना बनाया फैन मिल गया, आपको एक मोटर मिल गया जो बेटा या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता ही जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। लेकिन हमें मोटर नहीं बनाना है, हमें बनाना है बेटा यहां पे गैल्वेनोमीटर जो मेजर करके दे करंट। तो उसके लिए जो मेन सिग्निफिकेंस है, मेन चीज या कंपोनेंट है, वो ये स्प्रिंग है। ऑल्दो छोटा है साइज में, बट बेटा यही सब कुछ है, यही इसको मोटर बनने से जो है बचाता है, और हमें मिल जाता है बेटा इस स्प्रिंग की वजह से गैल्वेनोमीटर। दूसरी चीज सर, ये टॉर्शन हेड जो है इसका क्या पर्पस है, आइए बेटा इन चीजों को सीखते हैं। सबसे पहले टॉर्शन हेड की मैं सिग्निफिकेंस बता दूं, फील करिएगा। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये किसके बीच में, ये दो पोल्स के बीच में लटकी हुई है बेटा हैंग करके। अगर ये ऊपर टॉर्शन हेड नहीं होगा तो टॉर्शन हेड की पहली सिग्निफिकेंस है इस लूप को दाएं बाएं या नीचे गिरने से बचाना। सो टॉर्शन हेड का काम है इसको बेटा मैकेनिकल सपोर्ट देना, नंबर वन। बट सिर्फ इतना ही काम टॉर्शन हेड का नहीं है, फिर तो हम सीधे रस्सी बांध देते इसके साथ, तो उससे भी हमारा ये सपोर्ट हो जाता। मेन पर्पस ये है बेटा, अगर ये लूप घूमेगा और ये वायर घूमेगी, अगर ऊपर वायर को फिक्स्ड सपोर्ट होगा और ये नीचे लूप घूमेगा, तो बेटा इस वायर में जो ये वर्टिकल वायर है इसमें टॉर्शन आ जाएगा, इसमें ट्विस्टिंग आ जाएगी, और बार बार ये ट्विस्टिंग एंड टॉर्शन की वजह से ये वायर कट सकती है। लेकिन टॉर्शन हेड की यहां पे सिग्निफिकेंस देख लीजिए बेटा, जैसे ये बोतल है, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, और ये हेड जो है बेटा ये टॉर्शन हेड है। अब देखिए मैंने इसमें फिट किया, गिरने से भी बचाता है, ऊपर से जब मैं इसको घुमाता हूं, अब देखिए ये जो हेड है, ये जो टॉर्शन है, ये इसकी मूवमेंट को एलो करता है। क्या इस बोतल में कोई टॉर्शन आया इस टाइम, क्या इसमें कोई ट्विस्टिंग आई? लेकिन अगर इसके बदले यहां पे एक फिक्स्ड सपोर्ट होता, इसको मैं घुमाने की कोशिश करता, तो बेटा ये घूमता, लेकिन इसमें ट्विस्ट आता बेटा। लेकिन टॉर्शन हेड ने क्या किया, इसने इसकी फ्री रोटेशन को एलो किया, कोई ट्विस्ट नहीं आया। जिस तरीके से इस ढक्कन ने इसकी फ्री रोटेशन एलो की विदाउट टॉर्शन, इसी तरीके से यहां पे जो टॉर्शन हेड है बेटा ये भी एलो करता है रोटेशन ऑफ द कॉइल without coming any torsion, or sorry, without any twist in this vertical wire. तो ये है बेटा main purpose of torsion head। याद रखिए torsion head का काम क्या है, तो दो काम, मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द कॉइल, नंबर सेकंड काम है इसका फ्री रोटेशन, यानी इसमें रोटेशन जो है एलो करना विदाउट ट्विस्टिंग। इसको बेटा आप दिमाग में रखिए। आइए चलते हैं एक और चीज पे, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉइल। ये जो नीचे स्प्रिंग लगी हुई इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए अभी ये स्प्रिंग रिलैक्स्ड पोजीशन में, लेकिन जैसे ही करंट अंदर गई और ये कॉइल रोटेट हुई, रोटेट होने से ये जो आपकी स्प्रिंग है बेटा ये अनवाइंड होती है। देखिए दो तरीकों से आप स्प्रिंग का नेचर समझिएगा। से फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्प्रिंग लाइक दिस, और मैं इसको एक साइड से खींचूं, अगर मैं इसको एक साइड से खींचूं तो स्प्रिंग इस तरीके से होगी। इसको अनवाइंड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन आ गया, इसमें एक्सटेंशन आया। अनवाइंड क्या हुआ उसको आप फील करेंगे बेटा, ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके से, ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके से, लेकिन जब ये ऊपर से रोटेट करेगी तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं बेटा अनवाइंड होना, इसका एरिया बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे ये अनवाइंड होने की कोशिश करेगा, जितना आप इसको अनवाइंड करने की कोशिश करोगे, जितनी ये अनवाइंड होगी, इसमें डेवलप होगी एक टॉर्क जिसको बोलते हैं बेटा रेस्टोरिंग टॉर्क। फील करिए, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, एक्सटेंशन एक्स लाते हैं, उसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स आता है जो स्प्रिंग को अपनी शेप लाने में मदद देता है। बेटा यहां पे जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो बेटा फोर्स आता है, लेकिन अनवाइंड करोगे फोर्स नहीं, टॉर्क आती है जो स्प्रिंग को बेटा वापस लाना चाहती है अपनी इस वाली शेप में।
और उस टॉर्क का नाम है बेटा रेस्टोरिंग टॉर्क। दैट टॉर्क इज नोन एज रेस्टोरिंग टॉर्क। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया व्हाट द फन ऑफ स्प्रिंग हियर। अब देखिए बेटा, जब यहां से करंट भेजोगे तो बेटा इसमें टॉर्क आएगी। कौन सी टॉर्क? डिफ्लेक्टिंग, वो इसको घुमाएगी। जब ये कॉइल घूमेगा, नीचे से कॉइल, नीचे जो स्प्रिंग है बेटा वो अनवाइंड होगी और उसमें कौन सी टॉर्क आएगी? रेस्टोरिंग। तो यहां पे दो टॉर्क्स का बेटा आप कह सकते हो अपोजिशन हो रहा है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क घुमाना चाहती है, रेस्टोरिंग टॉर्क वापस लाना चाहती है। बेटा इक्विलिब्रियम पे इन दो का जो है मैग्नीट्यूड वो बराबर हो जाता है और ये पॉइंटर या कॉइल किसी जगह पे रुक जाती है। किस जगह रुकेगी? अब ये कॉइल लेट सपोज यहां पे ये पॉइंटर आ गया और ये रुक गया, और आप समझ जाएंगे कि यहां पे इसलिए रुका होगा क्योंकि दो टॉर्क थी सिस्टम में, राइट? एक टॉर्क थी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक टॉर्क थी रेस्टोरिंग टॉर्क। इस जगह पे पॉइंटर का रुकना, कॉइल का रुकना मुड़ने के बाद वो सिर्फ इस लिहाज से पॉसिबल है क्योंकि रेस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो चुकी होगी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के और ये कॉइल रुक गई होगी बेटा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो बेटा आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे इसका काम है इसको मोटर बनने से बचाना। अगर ये कॉइल नहीं होती, स्प्रिंग नहीं होती, क्या रेस्टोरिंग टॉर्क आती? नहीं। फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होती और वो हमेशा इसको रोटेट करवाती। ये था बेटा पर्पस ऑफ दिस हेलिकल स्प्रिंग। अब बेटा लास्ट एक क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है कि रेडियल फील्ड का पर्पस क्या है, रेडियल फील्ड करता है क्या, इसका आप समझ गए एंड दैट्स इट। अगर मैं ये जो सिलेंड्रिकल पोल्स है इसकी मैं टॉप व्यू आपको ऊपर से अगर आप झांक के देखोगे सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स तो आपको वो इस तरीके से नजर आएंगे। मान लीजिए एक वाला नॉर्थ पोल का काम कर रहा है, मान लीजिए एक की जो सरफेस है वो साउथ पोल का काम कर रही है। यू गॉट माई पॉइंट? जस्ट 1 सेकेंड। तो ये टॉप व्यू है बेटा सिलेंड्रिकल पोल्स की। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ सिलेंड्रिकल पोल्स। अब होता है क्या बेटा, ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है बेटा। इसका जो फील्ड होता है सिलेंड्रिकल पोल्स का वो ऐसे यूनिफॉर्म नहीं होता है। वो कैसा होता है? वो होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल क्या होता है? अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस। इसको कंप्लीट करिए बेटा, एक सर्कल बन रहा है। तो दैट मींस मान लीजिए उस सर्कल का ये सेंटर है विच इज आल्सो द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। दिस द टॉप व्यू। तो बेटा यहां से फील्ड लाइंस जो होंगी वो कहां की तरफ होंगी बेटा? अलोंग द रेडियस। और वो अलोंग द रेडियस जाएंगे बेटा साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे फील्ड को बोलते हैं जो अलोंग द रेडियस एक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं बेटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल टॉप व्यू में जो है यहां पे अगर मैं बार मैग्नेट जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसको दिखाऊं, रेक्टेंगुलर कॉइल टॉप व्यू में आपको कौन सा साइड नजर आएगा? ये वाला साइड। ये टॉप व्यू में आपको ब्रेडथ नजर आएगी। तो टॉप व्यू में अगर मैं वो दिखाऊं फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा दिखेगा बेटा इस तरीके से। फॉर एग्जांपल कॉइल है। देखिए फायदा क्या होता है, आपको पता है कि टॉर्क डिफ्लेक्टिंग बराबर है NIAB cos थीटा। ये बेटा है। तो देखिए ये जो एरिया ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड है, जो एरिया ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच में डिफरेंट जगहों पे एंगल डिफरेंट होता है। तो टॉर्क का वैल्यू डिफरेंट आता, लूप घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल डिफरेंट होता जाएगा। फॉर इंस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द लूप, दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल। अभी एंगल 0 है, अभी 90 है। डिफरेंट जगहों पे एंगल डिफरेंट होता, और डिफरेंट एंगल होने की वजह से जो टॉर्क होती डिफरेंट जगहों पे वो डिफरेंट होती। लेकिन देखिए फायदा क्या होता है रेडियल फील्ड का। देखिए यहां पे आप देख सकते हो ये वाली जो फील्ड लाइंस है ऑलमोस्ट इस टाइम पैरेलल है। ये वाली फील्ड लाइंस इस टाइम इस कॉइल को पैरेलल है, या ये वाली लाइंस कुछ लाइंस यानी यहां पे मैं कह सकता हूं अभी इस टाइम पैरेलल है। अगर पैरेलल है वो कितना एंगल बना रही है लूप के साथ? 0। cos ऑफ 0 इज 1। लेकिन जब यही कॉइल रोटेट करती है टू सम अदर पोजीशन, मान लीजिए अब इस पोजीशन पे आ गई, यहां पे भी कुछ लाइंस ऐसी आपको मिलेंगी जैसे ये वाली लाइंस है जो अब इसको पैरेलल है, और cos ऑफ 0 जो है वो 1 बन जाएगा। जब ये कॉइल और रोटेट होगी, मान लीजिए इस पोजीशन में आ गई ये कॉइल, तो इस टाइम फील किया जा सकता है ये वाली फील्ड लाइंस इसके पैरेलल है। तो हम ये कहेंगे कि ये लूप कहीं पे भी हो, एवरेज में कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो उस टाइम इस लूप के साथ एंगल बनाती हैं 0। तो हम एवरेज में इस थीटा का वैल्यू जो है वो 0 डिग्रीज लेंगे, और cos ऑफ 0 क्या होता है? 1 होता है बेटा।
तो रेडियल फील्ड का ये यहां पे सिग्निफिकेंस है कि किसी भी पोजीशन पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जरूर होती हैं जो इसके पैरेलल होती हैं, और एवरेज में आप इसका वैल्यू जो है कॉस ऑफ 0 लेंगे और 1 के बराबर लेंगे, और ये फायदा होता है रेडियल फील्ड का। अगर नॉन रेडियल होता आपको डिफरेंट जगहों पे जो टॉर्क होती उसके डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन रेडियल की मदद से अब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इसका एक ही वैल्यू आएगा NIAB, क्योंकि कॉस वाली टर्म खत्म रेडियल फील्ड के होने की वजह से। तो बेटा आई थिंक यू गॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियल फील्ड, दैट इज कि कॉस ऑफ 0 हमें लिखना होता है और कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होता है, जिसकी वजह से टेंशन ही खत्म होती है कि डिफरेंट जगहों पे टॉर्क डिफरेंट होगी, हर एक जगह पे टॉर्क सेम आती है। अब देखिए बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड एंड हैव अ रिलेशन व्हिच इज नोन एज गैल्वेनोमीटर इक्वेशन, वो डिराइव करेंगे। अब गैल्वेनोमीटर इक्वेशन, देखिए गैल्वेनोमीटर इक्वेशन आप डिराइव करने जा रहे हैं। क्या कहा हमने कि इस कॉइल पे लगने वाली दो टॉर्क्स हैं, जब आप करंट दौड़ाते हो तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आती है, कितनी आती है NIAB cos थीटा की, आप टेंशन नहीं, लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। लेकिन जैसे ही कॉइल घूमेगी अनवाइंड होगी स्प्रिंग, और उसमें कौन सी टॉर्क डेवलप होगी बेटा, रेस्टोरिंग टॉर्क। अगर रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी, सर वो किसके बराबर होता है बताओ, रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर, KX, X इज द डिफ्लेक्शन, बेटा ये होता है K थीटा, थीटा यहां पे ट्विस्ट, कितना घूमा बेटा कॉइल, कितनी ट्विस्ट आई बेटा कॉइल में, वो ये तो यहां पे एंगल होता है, वहां पे X होता है इलोंगेशन, सो इट इज K थीटा, से दिस इज इक्वेशन सेकंड। एट इक्विलिब्रियम जब ये कॉइल घूमेगी ये बढ़ता जाएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क कभी ना कभी इसके बराबर हो जाएगा, और मैं कहूंगा उसी की जगह को एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाएगी बेटा रेस्टोरिंग टॉर्क के, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाएगी रेस्टोरिंग टॉर्क के, टाउ डिफ्लेक्टिंग बिकम्स इक्वल टू टाउ रेस्टोरिंग। बेटा बताइए टाउ डिफ्लेक्टिंग कितना है सर, NIAB, और रेस्टोरिंग कितना है, इट इज इक्वल टू K थीटा, NIAB इज इक्वल टू K थीटा। आई यहां पे रख दूं तो क्या मिलेगा, K डिवाइडेड बाई NAB इंटू थीटा, इसको मैं ब्रैकेट में रख दूं K डिवाइडेड बाई NAB। देखिए अगर मैं देखूं K इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल वो तो कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट फॉर अ गैल्वेनोमीटर, B मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर बाय द सिलेंड्रिकल पोल्स इट्स कांस्टेंट। सो फॉर नाउ फॉर अ पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर ये तीन टर्म चार टर्म्स कांस्टेंट है, और इन चार टर्म्स ये जो कांस्टेंट है इनको मिलके एक कांस्टेंट बनता है जिसका नाम है G। तो मुझे इक्वेशन मिल गई I इज इक्वल टू G थीटा, दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, I इज इक्वल टू G थीटा। यहां पे आप देखिए बेटा पावर ऑफ थीटा इज 1, यानी करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द लीनियर पावर ऑफ थीटा। तो स्केल पीछे कैसी लगेगी बेटा, लीनियर स्केल लगेगी, यानी 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसा अर्थमेटिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं होता है, स्केल लीनियर है। उसकी वजह यह करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। आप करंट 2 गुना करिए डिफ्लेक्शन 2 गुना हो जाएगी। यह है बेटा प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें G को क्या बोलते हैं बेटा, G को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G का वैल्यू किसके बराबर होता है, K डिवाइडेड बाय NAB, K डिवाइडेड बाय NAB इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये खुद एक कांस्टेंट है K डिवाइडेड बाय NAB। तो दिस फिनिशेस वर्किंग प्रिंसिपल, सो जितना भी है ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और याद रखें कि हमें इक्वेशन कहती है I इज G थीटा, तो बेटा जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ट्विस्ट ज्यादा आएगा, जितना ट्विस्ट ज्यादा आएगा बेटा उतनी स्केल पे रीडिंग ज्यादा मिलेगी। सो मोर इज द करंट मोर विल द रीडिंग, और हमें समझ में आ जाएगा करंट कब कम हो रही है और कब ज्यादा हो रही है। अब चलते हैं, इसी क्वेश्चन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, एक थी व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी और एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। आते हैं बेटा करंट सेंसिटिविटी पे। करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इज थीटा पर यूनिट करंट। यानी
एक यूनिट करंट अगर आप पास करोगे थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, उससे कितनी डिफ्लेक्शन आएगी इन दैट गैल्वेनोमीटर, उसको हम बोलते हैं बेटा करंट सेंसिटिविटी। फील करिएगा, मान लीजिए मेरे पास दो गैल्वेनोमीटर है, मुझे बताना किसकी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है। मैं दोनों में 1 एम्पियर फॉर एग्जांपल पास करूं, अब जिसमें 1 एम्पियर, तो दोनों में जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी हम कहेंगे ये सेंसिटिविटी इसकी ज्यादा है। सेंसिटिविटी को आप रिलेट कर सकते हो डे टू डे लाइफ में, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ मजाक करते हैं, 2-3 फ्रेंड्स हैं आपके, 3 फ्रेंड्स में से 2 फ्रेंड्स आपके मजाक करने से हंस रहे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लेट्स सपोज तीसरा बंदा सीरियस हो गया, आप कहेंगे अरे भाई ये तो सेंसिटिव है, ये तो बुरा मान गया। तो बेटा हम यही कहेंगे कि अगर आप करंट दौड़ाओगे, सेम करंट दौड़ाओगे डिफरेंट गैल्वेनोमीटर में, जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, तो हम कहेंगे वो ज्यादा सेंसिटिव है, और हम कहेंगे पर यूनिट करंट, आपने विद रिस्पेक्ट करंट देखा तो करंट सेंसिटिविटी। हमने थीटा अभी यहां पे अगर आप गैल्वेनोमीटर इक्वेशन देखेंगे बेटा, हमने जो डेराइव की व्हाट वाज दैट, G इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय NAB, G इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय NAB। एक सेकंड बेटा, I is equal to G theta and G is equal to K divided by NAB. Sorry, हाँ जी, I is equal to G theta और यहां से I is equal to K divided by NAB into theta। ये तो हमने डेराइव की, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहां से आप एक काम करिए, आप थीटा का वैल्यू निकालिए, थीटा यहां से निकालोगे तो किसके बराबर मिलेगा, I into NAB डिवाइडेड बाई के। क्या मैं ऐसे ना लिखूं, मैंने थीटा का निकाला, थीटा डिफ्लेक्शन आप यहां पे डालिए, इंसर्ट करिए डिफ्लेक्शन का वैल्यू, तो डिफ्लेक्शन के बदले लिखेंगे आप आई एन ए बी डिवाइडेड बाई के और डिवाइडेड बाई आई, ये तो बेटा थीटा का वैल्यू है, आई और आई कैंसिल हुआ, आंसर मिला एन ए बी बाई के। अगर कोई कहे व्हाट इज एन ए बी बाई के, बोलिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी इसके बराबर है एन ए बी बाई के। अच्छा, वहां पे एक एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आता है, 12th में, बोर्ड में तो नहीं आएगा, 12th बोर्ड में आपको इतना लिखना है, दिस इज करंट सेंसिटिविटी, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स करंट सेंसिटिविटी। एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हमारा जो गैल्वेनोमीटर वो उतना सेंसिटिव नहीं है, कुंभकर्ण की तरह लार्ज करंट्स को ही मेजर करता है, सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस कि आप सेंसिटिविटी बढ़ाओगे, तो आप कहोगे करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सर हम एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बढ़ाएंगे, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। इरादा अच्छा है लेकिन गलत है, देखिए क्यों गलत है। एन बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, जितना टर्न्स बढ़ाओगे कॉइल ज्यादा यूज होगी, मास बढ़ेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, कॉइल वाज इनिशियली एट रेस्ट, तो बेटा ये उतनी लैग करेगी, ये दैट मींस आप उल्टा इसको जो है स्लो कर रहे हो, इसकी सेंसिटिविटी कम कर रहे हो। तो बेटा दैट मीन्स एन बढ़ाना तो इक्वेशन के हिसाब से सही है, बट उल्टा इसका इफेक्ट है कि मास ज्यादा होता है, सो विच इज नॉट ए गुड ऑप्शन टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ाएंगे, बेटा एरिया बढ़ाओगे फिर से कॉइल ज्यादा, मास ज्यादा, और ये जो है फिर से स्लो डाउन होगा, इसकी सेंसिटिविटी उल्टा बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। तो ये अच्छे ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस है लेकिन अच्छे ऑप्शंस नहीं है। अब बचेंगे दो, बी और के। बी को बढ़ाइए करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, के को घटाइए करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ये दो अच्छे ऑप्शंस हैं, हम यही करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं, सर कैसे बढ़ाएंगे, वी यूज हॉर्स शू मैग्नेट्स, वी यूज हॉर्स शू मैग्नेट्स इंस्टेड ऑफ सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। सिलेंड्रिकल पोल्स वीक होते हैं, दे प्रोड्यूस रेडियल फील्ड बट दैट्स वीक। horseshoe magnets they produce radial field and the magnets produce powerful magnetic field। तो बेटा बढ़ाने का तरीका है replace the cylindrical poles by horseshoe magnets, B will increase, current sensitivity will increase automatically। सेकेंड इज इंस्टेड ऑफ के को घटाना, के को घटाओगे कैसे, यू हैव यूज्ड हेलिकल स्प्रिंग, इंस्टेड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग यूज द स्पाइरल, यूज द स्पाइरल स्प्रिंग। देखिए इसको हेलिक्स कहते हैं, डीएनए हेलिक्स, स्पाइरल इसको कहते हैं। बेटा एक मिठाई आती थी इस तरीके की, यू रिमेंबर दिस, ठीक है, पता नहीं लॉलीपॉप क्या बोलते हैं, नहीं लॉलीपॉप नहीं, कुछ बोलते थे उसको। तो यहां पे स्टिक होती थी और
फिर तो पता ही है। सो अब मुझे बताइए इस स्प्रिंग को क्या बोलते हैं बेटा? इस स्प्रिंग को हम बोलते हैं बेटा स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, स्टिफनेस कांस्टेंट कम होता है, और इसका स्टिफनेस कांस्टेंट ज्यादा होता है। तो बेटा अगर मैं ये यूज करूं, के कम है, के कम है, के कम है बेटा, करंट ये कम है तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है। सो बताइए व्हाट आर द प्रैक्टिकल ऑप्शंस टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी? इंक्रीज बी, डिक्रीज के। दीज आर द टू गुड ऑप्शंस। बी कैसे इंक्रीज हो? यूज हॉर्सशू मैग्नेट्स इंस्टेड ऑफ सिलेंड्रिकल पोल्स, यूज स्पाइरल स्प्रिंग इंस्टेड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। दिस finishes current sensitivity. One more term, that is voltage sensitivity. Voltage sensitivity. Now what is voltage sensitivity? Voltage sensitivity. What is voltage sensitivity? Deflection produced per unit voltage. देखिए deflection produced per unit current is current sensitivity. Deflection produced per unit voltage is voltage sensitivity. Same voltage दी डिफरेंट गैल्वेनोमीटर को, जिसने डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई, ये ज्यादा, तो हम कहेंगे ये ज्यादा सेंसिटिव, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अच्छा अभी इसको रिप्लेस करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे? I इज इक्वल टू जी थीटा, और ये है बेटा गैल्वेनोमीटर इक्वेशन। थीटा का वैल्यू यहां से निकालो, थीटा इज इक्वल टू आई इंटू एन ए बी डिवाइडेड बाई के। यहां पे इंसर्ट करेंगे थीटा के बदले आई इंटू एन ए बी डिवाइडेड बाई के। वी ओम्स लॉ अप्लाई करिए, voltage drop in the coil, V is equal to I into R, the resistance of the copper coil. I और I cancel, this is voltage sensitivity, NAB divided by KR. यहां पे दो में बस फर्क ये कि वहां पे सिर्फ K था, यहां पे KR. This is voltage sensitivity. बढ़ाने का तरीका, N ऑप्शन है लेकिन अच्छा ऑप्शन नहीं है, A बढ़ाना ऑप्शन है लेकिन अच्छा ऑप्शन नहीं है, B को बढ़ाना तो फिर से यूज द हॉर्सशू मैग्नेट्स, K को घटाना यूज द स्पाइरल इंस्टेड ऑफ हेलिकल, R को बढ़ाना, R को बढ़ाना या कम करना, R को कम करना। R कैसे कम होगा? K को कम करना, ठीक है, R को भी कम करना ताकि वो बढ़े। R को कैसे कम करोगे? रेजिस्टेंस। आप देखेंगे जितने भी ये गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, ये सारे डिवाइस होते हैं, इनमें कॉपर कॉइल, ऊपर से वो पॉलिश होती है उसकी, इंसुलेटेड पॉलिश। तो बड़ा हम क्यों कॉपर ही यूज करते हैं? क्योंकि आउट ऑफ ऑल द मटेरियल्स, एल्यूमिनियम, आयरन, व्हाटसोएवर इट इज, चीप मटेरियल्स, वरना गोल्ड इज द बेटर ऑप्शन, सिल्वर इज अ गुड ऑप्शन। सिल्वर और गोल्ड की जो आप कह सकते हो ना रेजिस्टेंस, वो कॉपर से भी कम है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है कि वो चीप नहीं है। तो बेटा उसके लिए तो हमें जो है कंट्री को ही बेचना पड़ेगा अगर आप गोल्ड यूज करोगे। सो क्या करना है कि रेजिस्टेंस कम करनी है, तो चीप मटेरियल्स में जो अवेलेबल है बल्क में, उनमें से कॉपर की रेजिस्टेंस कम है। एल्यूमिनियम और आयरन को छोड़ के कॉपर की रेजिस्टेंस बहुत कम है, कॉपर यूज करते हैं, और कम होता है, और कम होता है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। बेटा इस तरीके से हमने खत्म किया बेटा हमारा क्वेश्चन, जो क्या था, दैट वाज व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, moving coil galvanometer, the working, the principle, the current sensitivity, the voltage sensitivity. बेटा मुझे आज के लेक्चर में एक और क्वेश्चन डिस्कस करना था जो कि यहां पे आपको दिखेगा अभी। See, there is one more question. It is explain Ampere circuit law, also determine the magnetic field because of straight, thin infinite conductor, thick infinite solenoid toroid. But I think we have crossed the limits of today's lecture. Inshallah, this will be discussed in tomorrow's lecture. Thanks so much.